गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमने ओवरव्यू किया था कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, संविधान के किस भाग में हैं। अब हम इस वीडियो में एक एक मौलिक अधिकार को समझ रहे होंगे। तो मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी संविधान के किसी स्पेशल पार्ट में मेंशन किए गए हैं। ऐसे अधिकार जो विधि के द्वारा निर्मित किए गए, यानी किसी देश का जो सुप्रीम लॉ होता है, सर्वोच्च लॉ होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किसी पर्टिकुलर भाग में जो मेंशन किए गए अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं, जो उस देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। पहले अधिकार में परिभाषा थी, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में न्याय असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ थी, यानी जुडिशियल रिव्यू थी। यदि कोई कानून जो संसद बनाती है और मौलिक अधिकारों से इनकंसिस्टेंट है, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, तो वह उस सीमा तक शून्य घोषित होगा जिस सीमा तक वह संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा होगा। यहाँ पे हम देखेंगे भारत का संविधान यानी समता का अधिकार। समता के अधिकार के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि समता के अधिकार का जो जिक्र है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 से 18 तक समता के अधिकार का जिक्र है। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, एक है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। पूरे देश में कानून का शासन होगा, यानी कोई राजतंत्र नहीं होगा, कोई डिक्टेटरशिप तानाशाही नहीं होगी, ना राजा का शासन होगा, ना किसी की मनमानी चलेगी। देश में जो भी कानून बनेंगे वो संसद के माध्यम से बनेंगे, पार्लियामेंट के माध्यम से बनेंगे। जो भी कार्रवाई की जाएगी वो कानून के मुताबिक की जाएगी, मनमानी तरीके से नहीं की जाएगी। ये ब्रिटेन से लिया गया कंसेप्ट है, जिसके समक्ष मतलब होता है कानून की नज़र में सभी बराबर है। कानून किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके साथ ही कंसेप्ट और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है विधि की समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होगा विधि के समान समक्षता या समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होगा विधि का समान संरक्षण, यानी एक जैसी परिस्थितियां होने पर एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, और परिस्थितियां यदि बदल जाती तो व्यवहार करने का तरीका बदल जाएगा। मान लो कि दो ही व्यक्ति हैं, एक है अंबानी, तो अंबानी के पास अपने आप में बहुत प्रॉपर्टी, तो वो अच्छे वकील को हायर कर सकते हैं। एक है आम आदमी, गरीब आदमी, तो वो वकील को हायर नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट उसे एड प्रोवाइड करेगी। आर्टिकल 39A के अंतर्गत कि फ्री एंड लीगल एड सपोर्ट दिया जाएगा, और दोनों को पर्याप्त कोर्ट में अपने इश्यू या क्या एविडेंस या अपने पक्ष में अपने बचाव में प्रमाण रखने के अधिकार होंगे। किसी भी व्यक्ति को बिना कार्रवाई के, बिना न्यायोचित प्रक्रिया के सज़ा नहीं दी जाएगी, वर्डिक्ट नहीं दिया जाएगा, अक्यूज या उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ये विधि के समक्ष समानता। एक कंसेप्ट और जिसे बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये हमने जापान से ली गई अवधारणा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि केवल विधि का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विधि के अंतर्गत जो प्रोसीजर है वो भी फेयर होना चाहिए। हम कह सकते हैं इट मीन्स द जस्टिस शुड नॉट बी डन, जस्टिस शुड बी अपीयर टू बी डन। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। हम देखेंगे आर्टिकल 15 को। इसमें कहा गया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी हम किसी भी व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते। 5 आधार कौन कौन से? धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान है। यानी इन 5 आधारों पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इसका अर्थ यही हुआ कि इन चीज़ों के मामले में सभी व्यक्तियों में समानता होगी। पहले ये होता था कि हिंदू धर्म में, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ, दूसरे के धर्म को निकृष्ट बताते थे। इससे समाज में बेमनस्ता या इनटॉलरेंस फैलती थी।
मूल वंश का मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जगह पे पैदा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट समझेगा। जाति का मतलब उच्च जाति के लोग या फिर निम्न जाति कही जाने वाले लोग आपस में भेदभाव बैर नहीं रखेंगे, ये संविधान प्रोहिबिट करता है। लिंग का मतलब महिला और पुरुष सभी बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार, इनके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान के आधार पर ऐसा नहीं कोई व्यक्ति दिल्ली में पैदा हो गया तो सुपर इंटेलिजेंट होगा, और अगर वो भिंड जैसे इलाके में चंबल में पैदा हो गया तो निकृष्ट होगा। इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे हम देखेंगे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यहाँ पर लोक नियोजन की बात है। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी, यानी सरकारी नौकरी के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। आगे हम देखते हैं अस्पृश्यता का अंत। क्या देखेंगे? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। पहले क्या होता था, जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं, चमड़े बनाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरे जो लोग उच्च जाति के कहे जाते थे तथाकथित, वो उनके साथ भेदभाव करते थे। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से, गांधी जी के प्रयासों से इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ भेदभाव करता है तो एट्रोसिटीज एक्ट 1989 यानी अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1989 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ए इनकॉग्जिनेबल कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी गैर जमानती ऑफेंस है, यानी उस व्यक्ति के विरुद्ध जमानत भी नहीं मिलेगी, बेल भी नहीं मिलेगी यदि किसी व्यक्ति को इस अपराध के तहत धर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बात करेंगे उपाधियों के अंत की। एंड ऑफ टाइटल्स। पहले आप देखोगे कि लोग उपाधियां धारण करते थे। कोई राजा की उपाधि धारण कर रहा है, कोई महाराजा की उपाधि धारण कर रहा है, कोई महाराजा अधिराज की उपाधि धारण कर रहा है, कोई विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहा है, कोई सकारी की उपाधि धारण कर रहा है। तो इन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, क्योंकि भारत के संविधान में सभी लोग बराबर है, और जब बराबर है तो आप टाइटल नहीं रख सकते, उपाधियां नहीं दे सकते, ना ही आप उपाधियां ग्रहण कर सकते हैं। इसके दो एक्सेप्शन है, दो अपवाद हैं, और दो अपवादों को आपको समझना होगा। दो अपवाद, एक तो है सेना में, यानी सेना में उपाधि दी जाएंगी, जैसे कमांडो है, कैप्टन है, एक उपाधि दी जाएंगी ताकि इंडिया की जो सेना उनमें अनुशासन बना रहे, इसलिए उनकी रैंक बनाने के लिए उपाधियां दी जाती हैं। और दूसरा है एजुकेशन में, दूसरा है एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा किसकी कितनी है इसकी कैटेगराइजेशन करने के लिए, इसका स्तर जांच करने के लिए कौन व्यक्ति कितना एजुकेट है, इसके लिए डॉक्टरेट की उपाधि, जिसे हम PhD कहते हैं, MA कहते हैं, BSc, ये उपाधि दी जा सकती है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह आर्टिकल था समानता का अधिकार। आशा है कि समानता के अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16, 18 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा वीडियो लगता है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम एक एक करके आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।